काम करता था। उसकी उम्र के बच्चे इस उम्र में मौज की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अजित चाहकर भी ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता था। अजित के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी थी। बचपन में ही अजित के माँ बाप गुजर चुके थे। बस एक दादी ही थी जिसने अजित को रूखा सूखा खिलाकर बड़ा किया। अजित जिस शॉप पर काम करता था वो बहुत ही छोटी दुकान थी। उसका मालिक महीने के कम पैसे दिया करता था, जिस कारण उसका काम करने का मन नहीं करता था। अजित के मालिक के टोकने पर वह थोड़ा बहुत काम कर दिया करता। अजीत को कभी कभी दुकान की देख रेख करनी पड़ जाती थी। अजीत को किताब पढ़ने का बहुत शौक था, पर शॉप का मालिक उसे किताब पढ़ने नहीं देता था। शॉप पर कई तरह की किताबें थीं, जिसमें कुछ धार्मिक किताबें थीं और कुछ मोटिवेशन की किताब थी और कुछ तंत्र मंत्र और साधनाओं की किताबें भी रखी रहती थीं। अजीत को तंत्र मंत्र और साधना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। अजीत की नजर एक किताब पर अटक चुकी थी। किताब का नाम था अप्सरा साधना। पर अजीत को तो कवर बेहद पसंद आया था, क्योंकि कवर पर बनी अप्सरा का चित्र बेहद ही मन भाने वाला था। अजित जब भी शॉप में किताबों पर जमी धूल को साफ करता, उस बहाने से उस किताब को देखने लगता। जैसे दुकान के मालिक की नजर अजीत पर पड़ती, वो उसे डांट कर किताब रखवा देता। अजित कई सारे मौके खोज रहा था जिससे वो एक बार किताब के अंदर पढ़कर देख सके कि उसके अंदर क्या लिखा है। वहीं एक दिन ये मौका आ ही गया। शॉप का मालिक अजित के ऊपर दुकान छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। अजित ने मौका देखते ही वो किताब पढ़ने के लिए निकाल ली। अजित किताब को लेकर एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही अजित ने किताब का पन्ना खोला ही था, उतने में अजित के कानों में शॉप के मालिक के खांसने की आवाज सुनाई देने लगी। शॉप का मालिक धर्मेंद्र शॉप के अंदर आते हुए बोला, अजित, मैंने तुझे कई बार कहा है सुबह दुकान खुलते वक्त दुकान सफाई कर दिया कर, पर तू सुनता ही नहीं। अजित ने जल्दी से किताब को वहीं छुपा दिया और हाथ में डस्टर लेकर धर्मेंद्र की तरफ आते हुए बोला, अंकल, मैं अभी सफाई ही कर रहा था। अजित ने झूठ कह दिया जिससे धर्मेंद्र को उस पर शक ना हो। वहीं रात के वक्त दुकान बंद करते समय ही अजित ने चालाकी से वो अप्सरा की किताब निकाल ली। इसके बाद अजित घर पहुंचते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। अजित की दादी अजित को पुकारते हुए बोली, अजित, खाना तो खा ले, उसके बाद सो जाना। अजित ने कमरे के अंदर से आवाज दी, आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। अजीत ने तुरंत ही वो किताब निकाली और उसे पढ़ने के लिए पहला पन्ना खोला, जिस पर लिखा हुआ था अप्सरा साधना क्या है, और अप्सरा साधना के कई सारे फायदे लिखे हुए थे। अजित ने किताब में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा। अगम शास्त्रों में प्राचीन काल से ही अप्सराओं की साधना का प्रचलन रहा है, क्योंकि इनकी साधना वैदिक देवी देवताओं की साधना से कहीं अधिक सहज व सरल होती है। अप्सरा साधना संपन्न करने में अत्यंत कम समय लगता है। इससे अभिनय की कला, रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षक व्यक्तित्व, मन के अनुकूल जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम, सौहार्द, यौवन आदि के अपेक्षित परिणाम प्राप्त होकर साधक के भौतिक जीवन को सर्वानंद और परिपूर्णता से भर देते हैं। यही कारण है कि अत्यंत कम समय में ही उत्तम आकर्षक व्यक्तित्व की सहजता प्रदान करने वाली अप्सराओं की साधना सामान्य गृहस्थ जन भौतिक जीवन की तृप्ति हेतु आदिकाल से ही करते आए हैं। अप्सरा कितने प्रकार की होती है? अजित के सामने किताब में कई सारी अप्सरा के नाम लिखे थे। पुंजिक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, कामाक्षी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा, ये सब दैविक अप्सरा है। अजित के सामने किताब में हर अप्सरा के अलग अलग मंत्र और उनकी विधि लिखी हुई थी। अजित को कई सारी अप्सराओं में से कामा पूरी कुंडली निकाल के दे देंगे आपको कि आप किससे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अजीत बहुत ही गरीब परिवार से था। उम्र अजित ने खुद से कहा,
अप्सरा, साधना का मुहूर्त शुरू हो चुका है, मुझे साधना शुरू करनी चाहिए। इसके बाद अजित ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और यंत्र के पास एक दिया जला दिया। अजित ने कामाक्षी अप्सरा के मंत्र का जाप शुरू किया। इस मंत्र का जाप पूरे 31 बार करना था, जिसके बाद अजित के सामने अप्सरा पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाती। अजित के हाथों में स्फटिक की माला थी, जिसे हाथ में लेकर जाप करने लगा। अजित ने जैसे ही 10 बार माला का जाप किया, उसे हल्की और धीमी खुशबू आने लगी जो इतर और अगरबत्ती से अलग थी। अजित ने जाप को आगे जारी रखा। हर थोड़ी देर में उसे अलग अलग प्रकार की खुशबू आने लगती। अजित को पूरी तरह एहसास हो रहा था जैसे उसकी साधना जल्दी ही सिद्ध होने वाली है। 20 माला जाप पूरे होते ही अजित को अपने आसपास किसी और के होने का एहसास होने लगा। वहीं दूसरे पल अचानक से अजित के कान के पास चूड़ियां खनकने की आवाज सुनाई दी। एक पल को अजित तो अपनी आंखें खोलने को तैयार हो चुका था, पर उसकी आंखें खुलती तो साधना टूट जाती। अजित खुद पर काबू रखते हुए आगे जाप करता गया। अब उसके कानों में किसी की पतली और प्यारी आवाज में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। 25 माला पूर्ण होते ही अजित को ऐसा एहसास होने लगा जैसे कोई स्त्री उसके पास मौजूद हो और वो उसके बदन को स्पर्श कर रही हो। कभी कभार ऐसा लगता जैसे कोई उसके गुप्तांगों को स्पर्श कर रहा हो। दूसरे ही पल अचानक से किसी स्त्री का हाथ पीठ पर महसूस हुआ। साथ ही उसकी गर्म गर्म सांसें अजित के कंधों पर महसूस हो रही थी। अब तक अजित की साधना पूरी ही होने वाली थी। जैसे ही अजित ने साधना पूरी करके अपनी आंखें खोली तो एकदम से हैरान हो गया। अजित के सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी। उसके बदन पर कपड़े से ज्यादा गहने लदे हुए थे। उस स्त्री के बदन को देखकर ही अजित के मन में काम वासना जागने लगी। लेकिन अजित जमीन पर बैठा हुआ ही उसके बदन को निहार रहा था। उस स्त्री के शरीर की बनावट ऐसी थी जैसे कोई उससे नजरें हटाना भी चाहे तो चाहकर भी हटा ना पाए। उतने में उस स्त्री ने मधुर वाणी में कहा, तुमने अपनी साधना से मुझे सिद्ध कर लिया। बताओ मुझे तुम किस रूप में प्राप्त चाहते हो। इतने में अजीत के दिमाग में किताब का पन्ना तुरंत याद आया। अजीत ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, उस किताब में लिखा था अगर कामाक्षी अप्सरा को माता या बहन के रूप में सिद्ध किया तो अप्सरा क्रोधित हो जाएगी, साथ ही साधक को नपुंसक होने का श्राप दे देती है। इसलिए मुझे प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहिए, यही सही रहेगा। अगले पल अजीत ने अप्सरा का बदन ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हुए कहा, किस नाम की लड़की से होगी आपकी शादी? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके नाम के पहले अक्षर। मैं तुम्हें प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूं। इस पर अप्सरा ने हामी भर दी। अजीत ने पास में पड़ी माला को उठाकर उस कामाक्षी अप्सरा के गले में डाल दी। उसके बाद अप्सरा ने भी एक माला अजित के गले में डाल दी। अब कामाक्षी अजित की प्रेमिका बन चुकी थी। अजित के अंदर की काम वासना हावी होने लगी। कामाक्षी अप्सरा ने पहले ही अपने बदन से सारे गहने उतार कर रख दिए। हल्की रोशनी में कामाक्षी अप्सरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं कामाक्षी अप्सरा पूरी रात अपने साधक के साथ संभोग करने के बाद वहां से चली गई। अजित वहीं जमीन पर गहरी नींद में सो गया था। सुबह अजित ने खुद को नग्न अवस्था में पाया और ये देखकर उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने। तभी अजित की नजर पास में पड़ी तो वो एकदम से शॉक्ड रह गया। अजित की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसी कामाक्षी अप्सरा के गहने पड़े हुए थे। अजित ने जल्दी से उन गहनों को उठाकर देखा तो वो काफी ज्यादा भारी लग रहे थे और खूब चमक रहे थे। अजित ने हैरानी के साथ खुद से सवाल करते हुए कहा, कामाक्षी अपने गहने छोड़कर क्यों चली गई? क्या संभोग के बाद अपने साधक को धन भी देती है? ये सब सवाल अजित के मन में चल रहे थे, पर अजित के अंदर उस सोने को लेकर लालच जाग चुका था। अगर अजित उन गहनों को बेच दे तो इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा और उसे बुक शॉप पर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। कई सारी बातें अजित के दिमाग में घूम रही थी। आखिर अजित ने फैसला कर ही लिया कि वो इन गहनों को बेच देगा। अजित ने खुद से कहा, मैंने ये कहीं सुना था कि अप्सरा अपने साधक को धन देती है, इसलिए इन गहनों पर मेरा हक है।
पर मुझे इतनी जल्दी इन गहनों नहीं बेचना चाहिए। वही रात के वक्त अजित के बुलाने पर कामाक्षी अप्सरा फिर प्रकट हुई। कामाक्षी को देखकर अजित अपना सवाल भूल गया और उसके साथ संभोग करने में लग गया। कामाक्षी आज भी अपने बदन पर गहने पहनकर आई थी। अजित के साथ संभोग करके कामाक्षी फिर से अपने सारे गहने छोड़कर गायब हो गई। वहीं अजित देखने में पहले से काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। कोई भी अजित को देखता तो उसे देखते ही रह जाता। साथ ही उसके पास आकर्षण की शक्ति भी आ चुकी थी। 20 की उम्र में अप्सरा सिद्धि से और यौवन पा चुका था। वही कामाक्षी अप्सरा जब भी आती उसके साथ संभोग करके और अपने सारे गहने छोड़कर जाती। अजित के पास अब काफी गहने इकट्ठे हो चुके थे। एक दिन अजित ने उन गहनों को बेच ही दिया। उन गहनों को बेचने के बाद अजित के पास ढेर सारा पैसा आ गया। देखते ही देखते अजित की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने लगी थी। पर अजित के बुलाने पर कामाक्षी अप्सरा उसके पास नहीं आ रही थी। अजित मंत्र जाप करता पर अप्सरा प्रकट नहीं होती। अजित खुद से सोचता हुआ बोला, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अप्सरा मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आ रही? वहीं एक रात अजित अपने कमरे में सोया हुआ था। गहरी नींद में उसे किसी औरत की गुरहट भरी आवाज सुनाई दी, पर उसने सपना समझकर भुला दिया। कभी कभी उसे सपने में एक भयानक स्त्री का दर्शन होता, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई बेहद भयानक और क्रूप लग रही थी। वह बेहद भयानक और क्रूप स्त्री उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। अजित ने कहा, मुझे सपने में बार बार वो भयानक औरत क्यों दिखाई देती है? आखिर वो कौन है? वही अजित को कामाक्षी अप्सरा की बहुत याद आ रही थी। एक दिन उसने अपने कमरे को सुगंधित किया और वापस से कामाक्षी अप्सरा की साधना करनी शुरू की। पर साधना के वक्त ही वो दिया बुझ गया और स्फटिक की माला टूट गई और बीच में ही साधना में खंडन पड़ चुका था। अजित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्यों हो रहा था। वही अजित ने फिर से साधना करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उतने में किसी के गुर्राहट की आवाज फिर से सुनाई दी, रुक जा, तेरी साधना कभी सफल नहीं होने वाली। जैसे अजित ने अपनी आंखें खोली तो एकदम से हैरान हो गया। अजित के सामने हल्के अंधेरे में एक औरत का भयानक चेहरा उभरा हुआ था। अजित इतना डर चुका था कि वो तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकलकर भाग गया। वहीं धीरे धीरे कुछ दिन में अजित की दादी की तबीयत खराब होने लगी। अजित का इलाज में काफी ज्यादा पैसा लग गया था। अब हर तरफ से उसे पैसों का काफी ज्यादा घाटा हो रहा था। किसी न किसी बहाने से पैसे खर्च हो ही जाते। अजित को तो बिल्कुल भी ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। वही रात के वक्त भी हर रोज उसे वही भयानक सी दिखने वाली औरत परेशान कर रही थी। कभी कभी तो सपने में ही अजित का दम घुटने लगता। एक दिन अजित अकेला बैठा हुआ खुद से बड़बड़ाते हुए मन में बोला, मुझे इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए जो अप्सरा साधना के बारे में पूरी तरह जानता हो। अजित के खोजने पर एक औरत मिली गई जिसे अप्सरा साधना का ज्ञान था। उसे तंत्र मंत्र की पूरी जानकारी थी। असल में वो एक साधिका थी। अजित उस साधिका से बात करने उसके घर गया। अजित की बात सुनने के बाद साधिका बोली, How was the date? एक्स्ट्रा फन। जब मैं वहां पहुंचा तब उसने कहा, So good looking. कामाक्षी अप्सरा तो बहुत ही सौम्य अप्सरा होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपने साधक के बुलाने पर तुरंत चली आती है। अजित चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी साधिका ने आगे कहा, इसका पता लगाने के लिए हमें छोटी सी क्रिया करनी होगी। अजित ने तुरंत चौंकते हुए कहा, कैसी क्रिया? साधिका ने कोई जवाब नहीं दिया और अजित को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। उस कमरे में पहले से ही अंधेरा था, केवल 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। साधिका ने कमरे में कई अलग अलग तंत्र और यंत्र की रखी हुई थी। अजित अपनी नजर चारों तरफ फेर कर देखने की कोशिश कर रहा था। वहीं साधिका ने जल्दी से दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा दिया और एक यंत्र लेकर आ गई। अजित के देखते ही वो तुरंत उससे समझ गया कि वो कामाक्षी अप्सरा का यंत्र है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। वहीं अजीत को
मंत्र जप करने की सलाह दी। अजीत तुरंत कामाक्षी अप्सरा का मंत्र जपने लगा, पर कोई हलचल महसूस नहीं हुई। इस पर साधिका ने एक धुएं वाला धूप जला दिया, जिससे सारा धुआं इकट्ठा होने लगा। अचानक से धुएं के बीच में एक अजीब सा आकार उभरने लगा। अजीत ने देखा तो उसे सपने में दिखने वाला भयानक चेहरा नजर आने लगा, जिसे देखकर अजीत के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मंत्र जाप करते हुए उसके होंठ थरथरा रहे थे। अचानक उसी औरत की गुर्राहट की आवाज सुनाई देने लगी। ये सब करने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद तुरंत ही कमरे के अंदर तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते हवा कब तूफान में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। कमरे में सारी चीजें हवा में इधर से उधर लहराने लगी। भारी भारी चीजें अजित के शरीर के आसपास गिरने लगी। कई सामान तो सीधा अजित के माथे से टकराकर उसे घायल कर रहे थे। अजित के माथे से खून रिसने लगा था। वही साधिका भी घायल हो चुकी थी। साधिका को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर अप्सरा के आवाहन पर ऐसा क्यों हो रहा है। अजित की हालत गंभीर हो गई, वो वहीं पर बेहोश हो गया। अजीत के बेहोश होते ही थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। साधिका का कमरा पूरी तरह से बर्बाद होकर हो चुका था। अब तक वो भयानक दिखने वाली औरत भी गायब हो चुकी थी। साधिका को भी चोट आई थी, पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और उठकर अजीत के पास गई। उसने बेहोश पड़े अजीत को उठाया, तब जाकर उसे होश आया। दोनों जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गए। अजित का मुंह बुरी तरह से सूजा हुआ दिख रहा था। वहीं खाट पर बैठी साधिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। दूसरे पल साधिका ने सवाल करते हुए अजित से पूछा, तुमने कुछ ऐसा किया था क्या जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? साधिका की बात पर अजीत ने सोचते हुए कहा, कामाक्षी अप्सरा जब भी आती थी अपने गहने वहीं छोड़कर चली जाती थी। फिर मैंने जब उन गहनों को बेचा तो ढेर सारे पैसे मिले और मेरे घर की हालत सुधरने लगी। अजित की बात पर साधिका ने हैरानी से कहा, क्या तुमने ये क्या किया? उन गहनों को जल्द से जल्द खोजकर तुम्हें कामाक्षी को देना होगा, वरना। साधिका के बात पर अजीत तुरंत पलटकर बोला, वरना वो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। हाँ, एक अप्सरा सौम्य के साथ साथ काफी खतरनाक भी होती है। वो साधक को आबाद के साथ साथ बर्बाद भी कर सकती है, साधिका ने अजीत से कहा। इस पर अजित ने तुरंत पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए जिससे सब ठीक हो सके? साधिका ने फटाक से जवाब दिया, तुम्हें वो सोने वाले गहने अप्सरा को वापस करने होंगे, तभी वो शांत होगी, वरना तुम नहीं बचने वाले। साधिका की बात सुनकर अजित ने तुरंत घर की तरफ निकल पड़ा। अजित के पास वापस लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जितनी कीमत पर उसने गहने बेचे थे उसका आधा हिस्सा भी अब उसके पास नहीं था। अजीत पूरी तरह से कंगाली के रास्ते पर आ गया था और केवल घर ही था जो उसके पास बचा हुआ था। वहीं अजित का सुंदर रूप भी अब ढलने लगा था। उसका सुंदर चेहरा किसी बूढ़े इंसान जैसा दिख रहा था। उसका पूरा यौवन खत्म हो चुका था। कोई भी लड़की अजित को देखना भी नहीं चाहती थी। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। 20 साल का अजित 85 साल का बन चुका था। कामाक्षी अप्सरा ने उससे अपना यौवन छीन लिया था। अजीत दुखी मन से खुद से बोला, चाहे जैसा भी हो, मुझे इन गहनों को वापस लेकर आना ही होगा, वरना मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। वही दिन ब दिन उसकी दादी की तबीयत फिर से खराब होने लगी। जैसे ही अजित कहीं से पैसों का इंतजाम करता, वैसे दादी बीमार पड़ जाती। अजित उन पैसों को दादी के इलाज में लगाता। वो पूरी तरह से निराश हो गया था। अजीत ने गिड़गिड़ाते हुए मन में कहा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। अजित खुद के ऊपर ही पछता रहा था। वहीं अजीत को याद आया कि उसके पास अपने पूर्वजों की जमीन है जो काफी समय से ऐसी ही पड़ी हुई है। अगर वो जमीन अच्छी कीमत पर बिक जाएगी तो वो उन पैसों से गहने वापस ले आएगा। वो जमीन अच्छी कीमत पर बिकी जाए, उसके लिए अजीत ने कई लोगों से बात की, पर जल्दी कोई उस जमीन को ऊंची कीमत पर खरीदने को तैयार नहीं था। हर कोई उसे कम दाम बताकर भगा दे रहा था। काफी खोजने के बाद उसे एक आदमी मिल ही गया जो अजीत के मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हो गया। अजित ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और उन पैसों को लेकर जब दुकान पर गया तो पता चला
कि किसी ने उस गहने को पहले ही खरीद लिया था। ये जानकर अजीत के तो प्राण सूख गए। एक तो जमीन बिक गई, ऊपर से उसका यौवन चला गया और उसे कुछ मिला भी नहीं। अजित ने उस दुकान वाले से पूछा, किसने लिए है वो गहने? क्या मुझे बता सकते हो वो गहने किसने लिए हैं? अजित के सवाल पर दुकान वाले ने मना करते हुए कहा, नहीं, हम कस्टमर की खास जानकारी किसी को नहीं देते। अजीत के गिड़गड़ाने पर उस दुकान वाले ने उस शख्स का पता दिया। अजीत ने बिना किसी सोच विचार के ही उसी एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। जैसे वो उस जगह पर पहुंचा तो हैरान हो गया। सामने एक बहुत बड़ा सा घर था। आसपास एक भी घर दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। ऊपर से वो घर पुराना और खंडहर लग रहा था। अजित ने खुद से सवाल करते हुए कहा, आखिर इस बंद पड़े घर में कौन रहता होगा? अजित को कुछ नहीं सूझ रहा था। अजित ने सोचा, अब यहां आया हूं तो एक बार अंदर देख लेना चाहिए। जैसे ही अजित अंदर गया तो अंदर भी पूरा खंडहर पड़ा हुआ था। धूल की मोटी परत जम चुकी थी। अजित आसपास नजर फेर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बड़े से बक्से के ऊपर पड़ी। वो बक्सा बार बार अजीत को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। अजीत जैसे ही उस बक्से के पास गया, उस बक्से में कोई ताला नहीं लगा हुआ था। अजीत ने जल्दी से उस बक्से को खोल दिया। जैसे ही वो बक्सा खुला, अजित की आंखें पूरी फटी की फटी रह गई थीं। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अजीत के सामने उस बक्से के अंदर वही कामाक्षी अप्सरा के गहने रखे हुए थे। ये देखकर अजीत हैरानी से इधर उधर देख रहा था, पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। अचानक से अजीत के कान में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मेरे गहने लौटा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अजित ने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने सपने में दिखने वाली वही भयानक औरत खड़ी हुई थी। अजीत के हाथ पैर कांपने लगे, पर उसने हिम्मत करके जल्दी से बक्से में से गहने निकालकर सामने रख दिए। वहीं अजीत ने देखा कि वो भयानक सी औरत का शरीर तेजी से बदलने लगा। कुछ ही देर में वो सुंदर और आकर्षक दिखने लगी। अजीत ने थरथराते हुए होठों से कहा, कामाक्षी अप्सरा, आखिर तुम मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आ रही थी? इस पर उस अप्सरा ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ, तुम भले ही मेरे साधक थे, पर तुमने मुझे बिना पूछे मेरे कीमती गहनों को बेच दिया, जिस कारण मेरा कोप तुम्हारे ऊपर था। अजित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, साथ ही उसे दंड भी मिल चुका था। इसके बाद अजित ने कामाक्षी अप्सरा से मांगी, जिसके बाद उसने खोया हुआ यौवन वापस पा लिया। इसके बाद कामाक्षी अप्सरा वहां से गायब हो गई। वहीं अजित को अच्छा सबक मिल चुका था। उसके बाद अजित घर चला गया। अजित वापस से पहले की तरह अपना सामान्य जीवन जीने लगा। वो आज भी उसी दुकान पर काम करता है, पर अजीत के दिमाग से अभी भी अप्सरा का भूत नहीं उतरा था। वो फिर से कभी कभी दुकान से साधना की बुक चुरा कर ले आता। दोस्तों, तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने एस्ट्रो योगी